हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूँ बहुत बेहतर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। तो आज यूपी टेट का सीडीपी है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आता है। थोड़ा सा आप लोग देख करके चले जाते हैं तो इससे क्या होता है कि और जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं छूट जाते हैं, जो कि बाद में अगर वो पेपर में आ जाते हैं तो आप लोग पछताते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 आते हैं। कह रहा है बुद्धि का क और ख सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? क और ख। तो ऑप्शन नंबर 1 है डी.ओ. हेब, बी है थांडाइक, सी पी.ई. वर्मन और डी है स्टर्नबर्ग। तो देखिए, जो बुद्धि का जो क और ख का जो सिद्धांत है, यह जो किए थे डी.ओ. हेब ने। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बुद्धि क का मतलब क्या होता है, इनके अनुसार, हेब के अनुसार जो बुद्धि क जो क को बताया है कि ये क्या है, एक जन्मजात क्षमता है जो आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। और जो बुद्धि ख है, यह व्यवहारिक बुद्धि है जो पर्यावरण और अनुभव के माध्यम से विकसित होती है। ठीक ना? आया समझ में? क और ख का मतलब, क जो है आनुवंशिकता पर जन्मजात निर्भर करती है और ख जो है पर्यावरण और अनुभव के माध्यम से विकसित होती है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या निर्देश करता है? ऑप्शन नंबर 1 है विकास पैर से सिर की ओर होता है, बी है विकास सिर से पैर की ओर होता है, सी है विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है और डी है विकास अमूर्त से मूर्त की ओर होता है। तो कह रहा है कि जो समीप दूराभिमुख सिद्धांत है, इसमें जो होता है विकास जो होता है शरीर के केंद्र से होकर के बाहर की ओर होता है। ठीक ना? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, जैसे इसमें क्या होता है कि बालक के शरीर के केंद्रीय अंगों जैसे रीढ़ की हड्डी या छाती का विकास पहले होता है और उसके बाद परिधि मतलब अंगों या सिरों जैसे हाथ, पैर और उंगली का विकास होता है। ठीक ना? प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। सृजनात्मकता मुख्य रूप से नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, देखिए ऑप्शन थोड़ा ऊपर हो गया है तो उससे आप लोग घबराइएगा मत। ऑप्शन नंबर 1 है जेम्स ड्रेवर, बी है ड्रेवल, सी है क्रो एंड क्रो और डी है सीवी वुड, हाँ सीवी गुड। तो देखिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बात बताने वाले मनोवैज्ञानिक ड्रेवल है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए, ड्रेवल के अनुसार जो है सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण नवीनता और मौलिकता है। ठीक ना? ये जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, IMP है, इम्पोर्टेंट है। ठीक ना? प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन तो शुरू कर देता है लेकिन वह केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, इसमें क्या है, कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो है उस समय बच्चा तार्किक रूप से सोचना तो शुरू कर देता है, तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, लेकिन वह मूर्त अवस्था तक ही सीमित रहता है, मतलब जो देखता है उसी तक सीमित रहता है।
तो ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बात आती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो 7 से 11 वर्ष के उम्र होती है उसमें। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है डिसलेक्सिया, बी है डिसग्राफिया, सी है डिसकैलकुलिया और डी है डिप्रेशन। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई को दर्शाती है। ये हम बता दिए थे क्या? चलिए बता दिए, फिर से बता दे रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है डिसलेक्सिया, बी है डिसग्राफिया, सी है डिसकैलकुलिया और डी है डिप्रेशन। तो देखिए इसको मैं बता दिया था, दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि फ़ोन आ गया था तो उसी में भूल गया हूँ, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कि कौन से अधिगम गणितीय, तो गणितीय के लिए डिसकैलकुलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार दंड तथा आज्ञा पालन अनुकूलन किस स्तर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व पारस्परिक स्तर, बी है पारस्परिक स्तर, सी है उत्तर पारस्परिक स्तर और डी है सामाजिक अनुबंधन स्तर। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, दंड तथा आज्ञा पालन अनुकूलन जो है ये जो आता है पूर्व पारस्परिक स्तर के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए इसमें क्या होता है कि यह एक नैतिक विकास का सबसे पहला स्तर होता है जो 4 से 10 वर्ष की उम्र में होता है। इस अवस्था में बच्चे के पास खुद की कोई नैतिकता नहीं होती है। यह किसी काम को सही या गलत सिर्फ इस आधार पर मानता है कि उसे करने से डांट या सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, अधिगम का चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। कर चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है एडवर्ड सी टालमैन, बी है कर्ट लेविन, सी है C.L. हल और डी है B.F. स्किनर। तो देखिए ये जो देने वाले मनोवैज्ञानिक है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड सी टालमैन ने, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, मनोविज्ञान व्यवहार और अंतःकरण का शुद्ध विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है। तो ऑप्शन नंबर है J.B. वाटसन, बी है विलियम जेम्स और सी है स्किनर और डी है वुडवर्थ। तो देखिए ये जो परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक है J.B. वाटसन है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। इन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभ में J.B. वाटसन जो है जो मनोविज्ञान को आत्मा या चेतना के चंगुल से निकाल करके पूरी तरह अवलोकित करके व्यवहार का विज्ञान घोषित किया। तो J.B. वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, व्यक्तित्व मापन की बाल अंतर्बोधन परीक्षण विधि में कार्डों पर किसके चित्र बने होते हैं। ऑप्शन नंबर है मनुष्यों के, ज्यामिति आकृतियों के, जानवरों के, देवी देवताओं के। तो देखिए जो इस पर जो कार्ड होते हैं ना उस पर क्या बना होता है, जानवरों के चित्र बने होते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, जानवरों के। किसके बने होते थे, जानवरों के, ठीक ना। इसमें 10 कार्ड होते थे, बाल अंतर्बोधन परीक्षण में 10 कार्ड होते थे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, थांडाइक के अभ्यास के नियम को अन्य किस 2 उपनामों से विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संतोष और असंतोष का नियम, बी उपयोग और अनुपयोग का नियम, सी है तत्परता और अनुकूलन का नियम और डी आंशिक और पूर्ण नियम। तो देखिए ये जो किया गया है उपयोग और अनुपयोग का नियम से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, बुद्धि का सोपानिकी सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है फिलिप वर्नर और बर्ट। करे फिलिप वर्नन और बर्ट। बी है थर्स्टन
और सी स्पीयरमैन और डी हावर्ड गार्डनर। तो देखिए सोपानिकी सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत ये जो दिए थे फिलिप वर्नन और बर्ट ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 12 है, किशोरावस्था को बचपन का पुनरावर्तन किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अर्नेस्ट जोन्स, बी है स्टेनले हॉल, सी है राज और डी है जर्सिल्ड। तो देखिए जो कहे क्या है, किशोरावस्था को बचपन का पुनरावर्तन। तो ये बात जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे अर्नेस्ट जोन्स ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। सीखने के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? युआन पावलोव, बी.एफ. स्किनर, एडवर्ड एल थांडाइक और कोहलर। तो देखिए जो सीखने का नियम देने वाले मनोवैज्ञानिक है थांडाइक है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने 3 नियम दिए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, और 5 गौर नियम दिए थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। व्यक्तित्व का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, जिसमें 8 अवस्थाएं बताई गई? तो ऑप्शन नंबर 1 है सिगमंड फ्रायड, बी है एरिक एरिक्सन और सी है कार्ल रोजर्स और डी अल्फ्रेड एडलर। तो देखिए जो देने वाले मनोवैज्ञानिक है यह एरिक एरिक्सन है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की तुलना में बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वे बहुत संकोची और अकेले रहना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति की वाले करा है कि अंतर्मुखी व्यक्ति की तुलना में बहुमुखी वाले व्यक्ति की, बहुमुखी का पूछ रहा है, ठीक ना, बहुमुखी का। तो जो क्या होगा, वे बहुत संकोची और अकेले रहना पसंद करते हैं? नहीं। बी है वे आशावादी, मिलनसार और सामाजिक होते हैं। जो बहुमुखी के व्यक्ति होते हैं वह आशावादी, मिलनसार और सामाजिक होते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। बाल विकास के एकीकरण के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बालक पहले पूरे अंग को फिर उनके भागों को चलना सीखता है और अंत में दोनों का तालमेल बिठाता है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, तालमेल का यही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जन्म से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष और डी है 11 से 15 वर्ष। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है तो ये जो होता है 2 से 7 वर्ष की होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है लुईस थर्स्टन, हावर्ड गार्डनर, एल थांडाइक और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो देखिए जो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो देने वाले हैं वो हावर्ड गार्डनर है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को कक्षा से बाहर निकालना, बी है बच्चों की कमजोरियों और सीखने के अंतरालों को दूर करना, सी है केवल परीक्षा में पास करना आना और डी अभिभावकों को शिकायत पत्र भेजना। तो देखिए जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चों की कमजोरियों और सीखने के अंतरालों को दूर करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 20। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में चूहे को भोजन पुनर्बलन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था? तो ऑप्शन नंबर 1 है घंटी की आवाज़ सुननी पड़ती थी, बी है पिंजरे का लीवर या खटका दबाना पड़ता था,
सी है शांत बैठना पड़ता था, और डी है पिंजरे से बाहर भागना पड़ता था। तो देखिए जो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, पिंजरे का लीवर या खटका दबाना पड़ता था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान करते समय अटक जाता है और शिक्षक उसे कोई अस्थायी संकेत या सहारा देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है समीप विकास का क्षेत्र, पाड़ मचान या ढांचा, आत्मसातीकरण, अनुबंधन। तो देखिए इसको क्या बोला जाता है, कह रहा है कि जब कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान करते समय अटक जाता है और शिक्षक उसे अस्थायी संकेत या सहारा देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे पाड़ या मचान या ढांचा कहते हैं, ठीक ना। अस्थायी मदद, यह वाइगोस्की के अनुसार है, ठीक ना। क्वेश्चन में पूछेगा वाइगोस्की के अनुसार पूछ सकता है, और थॉर्नडाइक के अनुसार, ठीक है, वाइगोस्की के जो है अनुसार पूछ सकता है। तो ये बताएंगे पाड़, ढांचा, या मचान, ठीक। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। बाल विकास में परिपक्वता का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है समाज के नियमों को रट लेना, बी आनुवंशिक गुणों का समय के साथ स्वतः प्रकट होना या जैविक विकास, सी है बहुत अधिक पढ़ाई करना, सी है और डी है पुरस्कार जीतने की क्षमता। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, बाल विकास में जो परिपक्वता का अर्थ होता है वह आनुवंशिकी गुणों का समय के साथ स्वतः प्रकट होना या जैविक विकास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के, तो ये गलत है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों, ये भी गलत। सामान्य और विशिष्ट, दिव्यांग, पिछड़े, वंचित दोनों प्रकार के बच्चों को, तो ये बात ठीक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में लार का आना जब केवल घंटी की आवाज़ पर होने लगता है तो उसे लार को क्या कहते हैं। तो देखिए वो जो ऐसा होगा जब स्वाभाविक रूप से आएगा तो उसको नहीं कहेंगे। यह लार जब घंटी बजाने पर आ रही है तो इसका मतलब ये क्या होगा, अनुबंधित या कृत्रिम अनुक्रिया हो रहा है, ठीक ना। देखिए इसमें क्या होता है, स्वाभाविक जो अनुक्रिया होती है उसमें क्या होता है, भोजन को देख करके लार आता है, ठीक ना। अगर भोजन को देखेंगे तो लार आएगा, तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, उसको बोलते हैं यूसीआर, ठीक ना। लेकिन अगर भोजन हटा दिया जाए और केवल घंटी की आवाज़ दी जाए तो उसको सीएस बोलते हैं, जो सुनकर ही कुत्ता लार टपकाने लगता है, ठीक ना। और लार, उस लार को अनुबंधित अंक्रिया सीआर भी कहते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। बुद्धि लब्धि आईक्यू की धारणा प्रतिपादन 1912 में किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। तो देखिए विलियम स्टर्न, लुइस टर्मन, अल्फ्रेड विने, थॉर्नडाइक। तो देखिए विलियम स्टर्न ने की थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सृजनात्मक बालकों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मौलिकता, बी है प्रवाहशीलता, सी है लकीर का फकीर होना या संकुचित होना या संकुचित सोच, और डी है जिज्ञासा की भावना। तो देखिए जो मौलिक होता है यह लकीर का फकीर होना या संकुचित होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसी प्रकार का वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होगी पेपर तक। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसकी है। तो ऑप्शन नंबर बी एफ स्किनर, बी है गुड्स, सी है मैस्लो और डी है थॉर्नडाइक। तो देखिए अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने की एक नियमित प्रक्रिया है, ये बात गुड्स ने बताई, ठीक ना। ये मोटिवेशनल से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। बाल विकास की किस अवस्था को सद्भावना और वीर पूजा की अवस्था कहा जाता है।
सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो किसको कहा जाता है? ये किशोरावस्था को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। डिस्ग्राफिया नामक अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? पढ़ने की समस्या से, लिखने की समस्या से, सुनने की समस्या से, गणना करने की समस्या से। तो देखिए डिस्ग्राफिया है तो लिखने की समस्या हो जाएगी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के जनक विश्व स्तर पर कौन माने जाते हैं, जिन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर डी है D.W. एलन। बी है बी के पासी, सी है D.D. तिवारी और डी है हर्बर्ट। तो ये कौन है? D.W. एलन, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिक आदर्शों और समाज के नियमों मन की अदालत पर काम करता है? तो देखिए जो करता है सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सुपर फास्ट चलेंगे। कोहलर के सूझ के सिद्धांत के के अनुसार सूझ या अंतर्दृष्टि अचानक कैसे पैदा होती है? तो बार बार प्रयास और गलती से नहीं, परिस्थिति का समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करने पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो मुख्य नियम कह रहा है तत्परता का अभ्यास का प्रभाव का, लेकिन आंशिक क्रिया का नियम जो है ये गौड़ नियम है, तो ये मुख्य नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो J.C. रेवेन, अल्फ्रेड विने, अलेक्जेंडर और C.M. भाटिया। तो ये देखिए J.C. रेवेन ने किए थे, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। संयोगात्मक विकास में संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन के इमोवर से हुई है, इसका क्या अर्थ है? उत्तेजित करना या उथल पुथल मचाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास की किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। बालक एक पौधा है और शिक्षक उसका माली है। किंडरगार्टन पद्धति के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथन किसका है? मैडम मॉन्टेसरी, फ्रेडरिक फ्रावेल और जॉन डेवी पेस्टालॉजी। तो ये देखिए फ्रेडरिक फ्रावेल ने कहा है, ठीक ना, कि बालक एक पौधा है, शिक्षक उसकी माली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में निरंतरता का सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है? तो देखिए करता है जो विकास माँ के गर्भ से शुरू होकर जीवन भर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। अनुवांशिकता या वंशानुक्रम का मूल वाहक किसे माना जाता है, जो माता पिता के गुणों को संतान तक पहुंचाते हैं? तो देखिए ये जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। C.L. हल के अधिगम सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो इनको जानता है प्ररोध न्यूनता या सबलीकरण का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में आत्मसातीकरण का क्या अर्थ है? तो जो आत्मसातीकरण होता है वह नए ज्ञान को पुराने स्कीमा या जानकारी में सीधे जोड़ देना, ठीक ना, आत्मसातीकरण कहलाता है। पुराने ज्ञान को नए जानकारी से जोड़ना ही आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। टर्मन के बुद्धिलब्धि वर्गीकरण के अनुसार 140 या उससे अधिक वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा गया है? मंद बुद्धि, समान बुद्धि, तीव्र बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो ये जो है प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे।
निम्नलिखित में कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित जिसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं? व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, खोज विधि, खेल विधि। तो देखिए कला शिक्षक केंद्रित है, तो ये जो है व्याख्यान विधि से होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के चौथे स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो देखिए चौथे स्तर की आत्मसम्मान की आवश्यकता को बोलते हैं चौथा स्तर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 46 हो गया। 47 देखेंगे। विकास की गति एक सीधी रेखा में न होकर वर्तुलाकार होती है, यह सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, विकास कभी नहीं बदलता। बी है, बालक विकास की गति में तेजी लाने के बाद अपने विकास को अस्थायी बनाने के लिए थोड़ा धीमा होता है और फिर पीछे मुड़कर आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। देखिए इसका जो होगा स्टीफन कोवी हो जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्या? ऑप्शन पहले ही सही कर दी थी। देखिए रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला है। ठीक, फिर से पढ़ देता हूँ। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले किसने किया था? स्टीफन एम कोवे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 49, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। कौन किए थे? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, अंतिम क्वेश्चन। बाल्यावस्था को पदवा परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? तो देखिए ये कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगली क्लास में हम इसको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।